हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 9 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रीसेंट मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई? फर्स्ट, it estimated the GDP of the country to grow by more than 10% in 2021-22. Second, rural demand is likely to remain resilient on good prospects of agriculture. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 10.5% रहेगा फॉर दी ईयर 2021-22। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट रहेगा। अब उसके रीज़न उन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं। जैसे रूरल एरिया में बात करें तो इस साल रेनफॉल जो है वो नॉर्मल रहा है, ताकि सफिशिएंट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा। तो एग्रीकल्चर की सिचुएशन अच्छी है, इसलिए रूरल डिमांड जो है वो भी अच्छी रहेगी। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि अर्बन एरिया के अंदर जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, मतलब कि अभी तक लॉकडाउन था तो जो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कांटेक्ट होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद कर दी गई थी। अभी अनलॉक के अंदर ये इंडस्ट्रीज जो है उनको खोला गया है, तो यहाँ से भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। प्लस गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स के थ्रू कुछ मेजर्स ले रही है कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा, PLI स्कीम। तो इस वजह से ये अच्छे रीजंस है कि इंडिया का GDP जो है वो ग्रो करेगा मोर देन 10%। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये 8 तारीख के न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल का जो पेज था वहाँ पे ये आर्टिकल था, स्टेइंग वॉचफुल। आरबीआई ने रिसेंटली उनकी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है, जिसके अंदर उन्होंने जो की पॉलिसी रेट्स है उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं किया है। दे केप्ट दी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एज इट इज़। लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि CRR जो है दैट इज़ करंटली 3%, तो उसको 2 फेज के अंदर 4% किया जाएगा। और उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं कि अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहेगी, एंड फॉर दिस दे हैव अडॉप्टेड दी एकोमोडेटिव स्टांस। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है उसके लिए हम एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI? फर्स्ट, it is a statutory and institutionalized framework under the RBI. Second, the governor of RBI is ex officio chairman of the committee. And third, the key function of the committee is to keep the fiscal deficit within the limit prescribed under FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। थर्ड इज इनकरेक्ट। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है सबसे पहले 2014 के अंदर रेकमेंड की गई थी। तब जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनके द्वारा रेकमेंड किया था कि इस टाइप की कोई कमेटी होनी चाहिए। तो RBI एक्ट के अंदर इसे एक स्टैट्यूटरी बैकअप मिला, एंड नाउ इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द RBI। अब उनका काम क्या है कि वो पीरियोडिकली रिवाइज करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी को, कि पॉलिसी रेट्स क्या होंगे। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, MSF है। तो ये सब रेट जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड करते हैं। अब उसके चेयरमैन कौन होंगे? तो RBI के जो गवर्नर है ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। उसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब उसका मेन फंक्शन क्या है? पॉलिसी रेट डिसाइड करना। यहाँ पे जो लिखा है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना, ये मॉनिटरी पॉलिसी का काम नहीं है। ये काम कौन करता है? फिस्कल कमेटी, दैट इज बिंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर RBI का कंट्रोल होता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज A, 1 and 2। तो यही आर्टिकल मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे RBI ने रिसेंटली मॉनिटरी पॉलिसी में कौन से स्टेप लिए हैं, वो सब चीज़ें बता गई है। एडिटोरियल के पेज में आपको मिल जाएगा 8 तारीख के न्यूज़पेपर में। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड NSSF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, It was established in 1999
within the consolidated fund of India. Second, it is administered by the finance ministry. And third, its transactions do not impact the fiscal deficit of the center directly. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है उसको 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था, बट विद इन दी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, नॉट विद इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब इससे पहले मतलब कि 1999 से पहले ये गवर्नमेंट की इस टाइप की जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके पैसे कंसोलिडेटेड फंड में जमा होते थे. अब अगर मान लो कि गवर्नमेंट इसको बूस्ट करना चाहती है तो वहां से क्या होता था कि अगर कंसोलिडेटेड फंड में से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो है उसके ऊपर असर होती थी. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1999 के अंदर ये फंड एस्टैब्लिश किया और उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट किया जाता है, जिसके अंदर सेविंग सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे पेंशन फंड है, ये सब चीज़ें. तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है वो पब्लिक अकाउंट में आती है. एंड करंटली इट इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. इसको किसने एस्टैब्लिश किया था तो वो भी इंपॉर्टेंट है. अंडर आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दिस फंड. सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड. इसके जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट के ऊपर डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं होती. तो ये एक 8 तारीख के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नाउ फिस्कल कंसोलिडेशन लेटर, कि अभी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए. हमारे जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अगर मीट करना है तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं. उसके रीजंस इस साल के बजट के अंदर दिए गए थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है दिस ईयर. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड जो है वो बनाया है अराउंड 2,54,600. तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये फंड दिया गया है टू मीट इट्स टारगेट थ्रू नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड. तो ये एनएसएसएफ की लोन गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यूज की है, इसलिए ये फंड जो है वो न्यूज में है. बिकॉज अर्लियर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली फूड कॉर्पोरेशन जो है उनको पैसे नहीं देने चाहिए, इस तरह को कोई फंड के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो लोन के तौर पे पैसे देना चाहिए. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म टैक्स बुओयांसी? फर्स्ट, it is the ability of the government to levy and collect tax on transactions. Second, it is the responsiveness of tax mobilization to economic growth of the country. Option C है both A and B and option D है neither A nor B. Correct answer is B. टैक्स बुओयांसी किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंट्री का जीडीपी जो है वो अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है. If the GDP is growing at the rate more than 5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री के अंदर रेवेन्यू के सोर्सेज ज्यादा है. तो टैक्स बुओयांसी का मतलब क्या हुआ कि जीडीपी जिस रेट पे ग्रो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या टैक्स रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है या नहीं. अगर मान लो कि टैक्स रेवेन्यू जो है उसका ग्रोथ रेट 2 से 3% है, इट मीन्स दैट द टैक्स रेवेन्यू इज बियॉन्ड, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो जीडीपी के साथ ही ग्रो कर रहा है. अगर मान लो कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1% या उससे भी कम रेट पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है, योर टैक्स रेजिम इज नॉट बियॉन्ड. तो आप बोरोइंग के थ्रू ये जीडीपी जो है वो ग्रो कर रहे हैं. सो द आंसर इज बी, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स मोबिलाइजेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जिस रेट पे हो रहा है उस रेट पे क्या टैक्स रिस्पॉन्स करता है या नहीं, उसे कहते हैं टैक्स बुओयांसी. तो इसी आर्टिकल के अंदर जब रेवेन्यू का पार्ट दिया गया, इससे पहले जो था वो एक्सपेंडिचर का पार्ट था, यहाँ पे पूरा रेवेन्यू का पार्ट दिया गया है.
तो उसके अंदर ये टैक्स बियोंसी जो है उसको डिस्कस किया गया है कि हमारे यहाँ पे टैक्स बियोंसी जो है वो भी ज़्यादा है, मतलब जीडीपी जिस रेट पे ग्रो होगा उसी रेट पे टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी ग्रो कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? एआरसीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it is a specialized financial institution that buys NPAs, that is non-performing assets, from banks and other financial institutions. Second, as per the Union Budget 2021-22, the central government will invest up to 15% into the equity of ARC set up by the public sector banks. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, one only. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब एआरसी क्या है, तो इससे पहले हमने देखा था बैड बैंक, तो ये बैड बैंक के जैसी ही एक कंपनी है कि जो बैंक्स के पास से एनपीए जो होती है उसे खरीद के फिर आगे उसको रिस्ट्रक्चर कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। अब इस साल के बजट के अंदर क्या प्रोविजन है, तो बजट के अंदर प्रोविजन ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो खुद से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर किसी भी टाइप का इक्विटी स्टेक जो है वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ऐसी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बैंक्स जो है वो अपने तरीके से इस कंपनी को चला सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में कि ऐसी कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा बनाई जाएगी उसके अंदर गवर्नमेंट का 15% हिस्सा होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज A, one only. तो इस साल बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेके, इसके चलते ये कल के 8 तारीख का जो न्यूज़पेपर है यहाँ पे उसको मेंशन किया गया था कि किस तरीके से ये प्रपोजल जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का वो काम में आ सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस? फर्स्ट, India is one of the first countries to establish diplomatic relations with European Union. Second, the European Union is the largest destination for Indian exports. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, one only. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे किसी भी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए थे। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड कि जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो डेवलप किए थे। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज एज ऑफ नाउ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट इज यूएस। सेकेंड रैंक पे है यूरोपियन यूनियन। अगर हम कंट्री या किसी ब्लॉक दोनों को गिनते हैं तो, बिकॉज ईयू क्या है, वो कोई कंट्री नहीं है, वो एक ब्लॉक है। सो द आंसर इज A, one only. तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में किस तरीके से रिलेशन जो है वो चेंज होंगे आफ्टर ब्रेक्जिट, उसके बारे में ये 8 तारीख के न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया गया था। जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। Question number 7, which of the following statement is or are correct? First, the constitution does not define the criteria for recognition of scheduled tribes. Second, president is bound by the recommendations of the National Commission on Scheduled Tribes for the recognizing any tribe as scheduled tribe. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, one only. सेकेंड इज इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि कौन से बेसिस पे आप किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर शेड्यूल के अंदर किसी ट्राइब को ऐड करते हैं दैट मीन्स इट विल बी डीम्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब। लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, उसका मेन काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल ट्राइब को जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए जो स्टेप ले है, तो वो स्टेप जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेफगार्ड मेंशन किए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करना किसका काम है? नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब का काम है। वो रेकमेंडेशन दे सकता है बट इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। सो द सेकेंड आंसर इज, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए, वन ओनली। तो अभी कर्नाटका के अंदर ये ट्राइब जो है कुरुबास ट्राइब, तो वो एसटी की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक फिर से न्यूज में है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? फर्स्ट, नंदा देवी ग्लेशियर, सेकेंड धौली गंगा रिवर, एंड थर्ड तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों विद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड लोकेटेड है। नंदा देवी ग्लेशियर आप सबको पता होगा कि रिसेंटली जो फ्लैश फ्लड आया है तो वो उस ग्लेशियर की वजह से आया है। धौली गंगा रिवर जो है वो भी क्यों न्यूज़ में है, तो कि वो ग्लेशियर जो है वो आगे जाके धौली गंगा के रिवर के अंदर मर्ज होगा, तो वहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन है। एंड जो डैम डिमोलिश हुआ उस डैम का नाम क्या है? तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। हाइडल मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो ये 8 तारीख के न्यूज़पेपर के अंदर ऑलमोस्ट एक पूरा पेज जो है वो इस जो ग्लेशियर की वजह से फ्लड आया है उसको डेडिकेटेड था। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि एक्सपर्ट्स कमेटी जो है उन्होंने क्या कहा कि क्यों क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हो रही है हिमालयास के ऊपर, तो ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आईपीसीसी का जो रिपोर्ट है उसे भी मेंशन किया गया है। फिर ये धौली गंगा रिवर जो है उसके बारे में दिया गया है। देन दिस तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट एंटायरली वॉस्ट। 9th क्वेश्चन, अब जो 2 क्वेश्चन होंगे वो कल के न्यूज़पेपर से होंगे। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, it shares border with 5 different states. Second, the deepest port of India is located in this state. And third, currently it is in news because of border dispute with one of the neighboring state. 4 ऑप्शन है, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होगा तो 5 डिफरेंट स्टेट के साथ जिस स्टेट की बॉर्डर है तो वो आंध्र प्रदेश है। अब ओडिशा जो है तो वहाँ पे टोटल 4 बॉर्डरिंग स्टेट है। इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं बिकॉज ये कॉर्नर स्टेट है, तो 3 स्टेट के साथ इसकी बॉर्डर है। कर्नाटका जो है जिसकी बॉर्डर 6 स्टेट के साथ है। फिर डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे है। एंड करंटली आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से ये दोनों स्टेट न्यूज़ में है। सो जैसा कि मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट पे पंचायती राज इलेक्शंस करने वाले हैं कंडक्ट, इसलिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से न्यूज़ में है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ फॉलन स्नो। सेकेंड, ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड थर्ड, ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्नो रिमेन्स इन वन लोकेशन लॉन्ग इनफ टू ट्रांसफॉर्म इनटू आइस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, 1 एंड 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। ग्लेशियर जो है वो कैसे बनते हैं? तो जब बर्फ गिरती है तो फॉलन स्नो के वजह से क्या बनते हैं? ग्लेशियर बनते हैं। अब काफी लंबे समय तक अगर वो किसी एक ही लोकेशन पे है देन द स्नो विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, इट विल गेट थिकर। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ग्लेशियर जो है वो हर कंटिनेंट में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंटिनेंट कि जहां पे ग्लेशियर देखने को नहीं मिलते। सो द आंसर इज सी, 1 एंड 3।
तो अभी ये ग्लेशियर का पूरा टॉपिक जो है थोड़े दिन तक न्यूज़ में रहने वाला है, तो इससे रिलेटेड जो भी जीएस के एस्पेक्ट है जियोग्राफी के अंदर आते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।